दैट वी सी हियर इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। हम उसको, चूंकि 2 मार्क्स हैं तो हमने कल भी ये किया था। इसको कहते हैं वर्क डन पर यूनिट mass in मास, bringing a उसको point ऐसे करते from हैं, infinity ठीक है। और फिर हम इसको दूसरे वर्ड में दूसरा पॉइंट के लिए कहेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास from फ्रॉम infinity to that point. इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और वो दैट पॉइंट होता क्या है, जहां पे उसकी वो ग्रेविटेशन फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, उस मीनिंग में वो आता है। देन ग्राफ पे आते हैं बाद में। उसने कहा डिटरमाइन द वैल्यू 4800 किलोमीटर पे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत दफा आते हैं हमारे पास। 4800 किलोमीटर हमारे पास, पहले हम लोगों को 10⁻⁷ में उसको लेके जाना है। सो 4800 किलोमीटर उसने हमें दिया हुआ है। हम 3 है तो 0.48 × 10⁻⁷ के ऊपर जाके वो वैल्यू बनेगी। तो यहाँ से हमें 0.5 क्लियरली ये है, तो 0.4 हमारे पास ये बनेगा। ठीक है। अब हम हाँ आ जी। जाते हैं ये ग्राफ पे टच कहाँ पे करता है आके। तो इसमें थोड़ा आई गेस 3.5 ही करेगा, क्योंकि दिस इज द पॉसिबल पॉइंट जहाँ पे वो आके, ये वो लाइन है। हाँ जी, 3.5 पे कर रहे हैं, मैंने लगा के देखी है। हाँ, वो उस पे करेगा तो इट वुड बी 3.5। हमने यहाँ से 0.48 का वैल्यू ले लेना है, cos ईच इज 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। हम उसको नीचे लेके आएंगे, इट वुड टच, या मिनिमम वैल्यू उसकी है ही ये -3.5 क्योंकि हम अगर इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर भी लेते हैं तो ऐसे हमारे पास आनी है। वो स्केल रख के हम जब ड्रॉ करेंगे तो अब वो जितना मैं ज़्यादा आउट इन एंड आउट करूंगा वो वैल्यू उतनी ही ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो -3.55 × 10⁻⁷ जाउल्स पर किलोग्राम बन जाएगा। अब उसने कहा शो दैट द मास इज 2.5 × 10⁻⁴ अब हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल इज जीएम इक्वल्स टू ओवर आर। -GM जीएम ओवर। ओवर आर। हमें M फाइंड आउट करना है। सो वैसे तो 1 मार्क्स का सवाल है, हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। बहरहाल ये बन जाएगा 5 × R/G विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन चूंकि मास है हम उसको इग्नोर करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। तो 5 की वैल्यू हमारे पास 3.55 × 10⁻⁷ थी, इंटू आर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 48,000 किलोमीटर्स। 4800 था, सॉरी 4800 था। इसको हमने डिवाइड वो मीटर्स में भी तो करेंगे। कर दिया ना, ये 40 वही लिख दिया ना, फोर्टी एट ओके हंड्रेड ओके। किलोमीटर को मैंने वो 10 वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। और जी होता है 6.67 × 10⁻⁻11 पुट करेंगे, आई गेस ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही पुट करना था और कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे। देन उसने जी की वैल्यू कैलकुलेट की करने को बोला है। कल हमने ये फॉर्मूला किया था कि जी जो होता है वो GM/R के इक्वल आर होता है, स्क्वायर। 6.67 × 10⁻⁻11 और मास 6 × 10⁻20, सॉरी 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 सॉरी, मास अर्थ का नहीं यहाँ पुट करना, वो जो अभी अभी हमने प्लानट का निकाला वो पुट करना, विच इज 2.5 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, विच इज आर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 48001234 किलोमीटर का स्क्वायर। तो इसकी जी की वैल्यू क्या निकल आएगी। It's coming out to be 7.4 after rounding off न्यूटन्स पर किलोग्राम। अब उन्होंने पीरियड कैलकुलेट करने को बोला है। लकीली कल ही हमने ये फॉर्मूला भी रिपीट किया था, इन विच यू आर क्यूब टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीएम ओवर हाँ, फोर जो पाई। कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा आ रहा था, बट यू सेड के व्हाट इज कैपलर्स लॉ, हमने वो किया नहीं है। 4 पाई स्क्वायर इंटू R³ डिवाइडेड बाय GM, दिस इज फॉर द टाइम पीरियड का अंडर रूट भी आता है, T² के इक्वल होता है बेसिकली यहाँ पे, तो इसका अंडर रूट आएगा साथ में। तो 4 × π³ एज इट इज रहेगा, सॉरी π² एज इट इज रहेगा। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डिड वी हैव, इसने कहा इसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करें। 0.65 इंटू पावर 0.65 कहाँ पे बनेगी, ये 0.6 हो जाएगा और ये 0.65 हो जाएगा। तो यहाँ से टच करेगा यहाँ पे,
तो ये वैल्यू बन रही है 2.5 क्रॉस कर गया है, तो 2.6 बन जाएगी। ठीक है, हम्म। बिकॉज ये 2 है ना, ये 2.5 है, फिर अगला 2.6 हो जाएगा। तो रेडियस इज 4 पाई इंटू 2.6 इंटू 10⁻⁷ का क्यूब डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास हमारे पास कितना निकला था? 2.5 इंटू 10⁻24, 2.55 था का होल अंडर रूट। सो 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर का क्यूब इंटू 6.67 into -11, it's giving us 64800 सेकेंड्स, और अगर हमने आवर्स में जाना डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो ये आ रहा है 18 आवर्स। तो ये आ गया हमारे पास 4 मार्क्स पूरे। अब उसने कहा है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन डिफरेंस, हम लोग पहले सिमिलैरिटी, दोनों हमारे पास जो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इनवर्सली डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल टू स्केयर, डिस्टेंस का स्केयर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्केयर लिख देते हैं, cause वो होता है square ऑफ डिस्टेंस 1/r²। फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू G m m/r², एंड कूलम्स फोर्स होती है K इंटू Q1 Q2 ओवर। डिफरेंस में ये लिख दो कि इसके कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉलर होती है, इसकी वैल्यू जो है वो मच बिगर होती है। या हम ये लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल हमेशा हमेशा नेगेटिव होता अट्रैक्टिव है। होती है। नहीं नहीं, अट्रैक्टिव होती है, और जो कूलम फोर्स है इट कुड बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। नहीं, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास हमेशा नेगेटिव होती है। हाँ वो तो लिख सकते हैं। इट इज gravitation is always negative, whereas Coulomb's force could be positive or negative। देन हमारे पास है कि state the energy that is represented by each point P and Q। हाँ, this is displayed vertically and released so that it oscillates undergoing simple। अच्छा, oscillations के फिलहाल अभी skip कर देते हैं, cause हमारे पास वो इतना आता नहीं है। अब 1 मार्क्स का है, तो ग्रेविटेशन फील्ड किसकी इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट मास के। और दूसरा हमारे पास, हम ये भी लिख सकते हैं कि इट्स Gm/r² की इक्वल होती है। चॉइस इज आवर्स। वी वुड गो बैक टू ऑसिलेशन, ठीक है, बट हम अभी उसको स्किप जस्ट करें सो दैट हम अपना एक्चुअल काम कंप्लीट कर सकें जो हमें चाहिए। फिर उसने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है, वो क्या होता है? E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज की इक्वल होती है। एंड सिमिलैरिटी हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं अबव, तो हम उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब उसने यहाँ पे अल्फा इक्वेशन ड्राइव करने को बोला है। तो हमारे पास अभी अभी हमने जी की वैल्यू लिखी थी, जी वॉज Gm/r²। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, चूंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हो, वो होती है K × Q/r² की इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें सब चीजें ओके, वी हैव एवरीथिंग। अब हमने क्या करना है? M/Q करना है, विच मीन्स हमें इसको और इसको आपस में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो G/E is equals to Gm/r² into r², मैं रेसिप्रोकेट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। आर हाँ आर जी, हाँ से जी। कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड
we would have the relation G over E is equals to, we are left with GM/KQ। GM over K Q। अब रिलेशन उसने हमें ये दिया हुआ है, विच मीन्स के ये G और K ये कॉन्स्टेंट्स बनेंगे और ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली अल्फा किसके इक्वल बनेगा? K ओवर G के। ठीक है, सही है। क्योंकि अगर हम लिखें G ओवर K, तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेसिकली। हाँ जी, हाँ तो जी। वो इस तरीके, तो उसका रेसिप्रोकेट ही हमें लेना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल्स टू G ओवर K बन रहा है। नेक्स्ट इज द, ओके, वैल्यूज पुट करनी है, हम इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। उसने कुछ डाटा हमें दिया है G और E का। नो, इट हैज नॉट गिवन अस। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करना है, किसके अर्थ करना है वो भी नहीं बताया हुआ। Conducting sphere has a mass of this and charge gravitation field strength on the surface of the sphere. The electric field strength of the bow is this. उसने जस्ट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने की बोली हुई है, तो वो तो फिक्स ही आएगा। के ओवर जी होता है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलून नॉट होती है, और एप्सिलूट नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85। अच्छा, पहले लिख देता हूँ ताकि 8.85 × 10⁻⁻12। 10⁻12 होती है, एंड जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻11। पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो यही आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब है हमने कांस्टेंट सही निकाला। ये जी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना? हम्म। तो इट इज 1.35 इंटू टेन पावर 20, और यूनिट्स तो उसने हमें पहले ही दिए हुए थे, किलोग्राम्स पर कूलम स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं, वैसे तो फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ है, सब चीजें दी हुई हैं, हम पुट करके आंसर निकाल ही सकते हैं। निकाल लेते हैं, हमारे पास यूनिट तो आ गया है। फॉर्मूला हमने यही यूज करना है, ये वाला। तो इसी के आगे कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालनी है ई की वैल्यू। ठीक है, यही फॉर्मूला लिख देते हैं, लिखवाना जरा। M/Q इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू जी ओवर ई, यही है ना? हाँ जी। अब हमें ई फाइंड आउट करना है, रीअरेंज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू जी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय मास। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। डाटा उसने हमें दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू है 1.35 इंटू 10⁻20। जी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, अर्थ के हिसाब से करना है तो 9.8 कर लेंगे, एंड क्योंकि उसने लिखा हुआ है अर्थ। और क्यू उसने दिया हुआ है हमें 4.8 इंटू 10⁻5। माइनस का साइन मैंने नहीं डाला यहाँ पे साथ में, क्योंकि उसने हमारे आंसर को कोई इफेक्ट नहीं करना। 5.98 इंटू 10⁻24। तो दिस इज गिविंग मी 106 न्यूटन्स पर कूलम हम कर लेंगे। कॉज ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है ना, तो एफ का यूनिट न्यूटन्स एंड क्यू का कूलम, यूनिट कूलम्स आ गया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द मून कंपेयर टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों क्या होंगी? सेम डायरेक्शन में होंगी। हम्म। एंड हाउ डू, क्यों होनी है? तो डायरेक्शन सेम इसलिए होनी है क्योंकि हमें पता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, पॉजिटिव के केस में वो क्या होती है? आउटवर्ड्स, नेगेटिव के केस में क्या होती है? इनवर्ड्स। इनवर्स। सिंस वी हैव अ चार्ज विद द नेगेटिव साइन इन इट, और आंसर में भी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब हमने लिखा नहीं था बट नेगेटिव आ रहा है उसके अंदर, तो इट वुड हैव द सेम डायरेक्शन, बिकॉज ग्रेविटेशन फील्ड भी इनवर्ड्स होती है एंड नेगेटिव चार्ज की भी फील्ड क्या होती है? इनवर्ड्स होती है। इनवर्स। देन वी हैव दिस a little bit of the oscillation part। उन्होंने बोला है हमसे कि we have to explain with reference to the force acting on the sphere why the length of the spring in 2.2 is greater than 2.1।
2.1 के अंदर ये है। अब उसके ऊपर हमारे पास ऑब्वियसली पहले वो क्या था, वो स्टेशनरी पोजीशन के अंदर था। अब उसके अंदर जो है हमारे पास वो उसकी पोजीशन जो है इट हैज टर्न्ड इटसेल्फ इनटू द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने कल ही डिस्कस किया था कि अगर ये मेरे पास, मैं इसको अलग से बनाता हूँ, ये स्प्रिंग के क्रॉस टेंशन लग रहा है, तो ये उसका क्या बनेगा, कॉस कंपोनेंट, और ये क्या बनेगा उसका, साइन कंपोनेंट। साइन। और दिस इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट के, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट टी साइन ऑफ थीटा उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। हाँ जी। सो वी could राइट हियर के वेट इज इक्वल टू वर्टिकल component of tension and horizontal component is providing भी लिख सकते हैं, is providing the FC। ये दो पॉइंट्स हो गए। सो these components combined gives larger tension। पहले तो कोई कंपोनेंट एक्ट नहीं कर रहा था ना, तो ये थर्ड पॉइंट के लिए ये आ गया, थर्ड मार्क्स के लिए। सेकंड पॉइंट के दो, सेकंड मार्क के लिए ये, फर्स्ट मार्क के लिए ये तीनों टर्म्स आ गए। देन उसने डिस्कस किया हुआ कि द एंगल बिटवीन द, अच्छा ये कौन सा सर्कल, कौन सा सेंटीपिटल फोर्स में हमने कौन सा वाला सर्कल पढ़ा था, ये हॉरिजॉन्टल बनता है या वर्टिकल बनता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है, वर्टिकल में और आता है हमारे पास। अब उन्होंने बोला है कि the angle between the linear axis of the spring and the vertical is 27 degrees, show that the radius of the circle is 4.9। ठीक है। अब उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, s इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, इफ यू रिमेम्बर। हमें निकालना है थीटा, तो सॉरी आर निकालना है हमें, तो हम s, नहीं मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, थीटा इज इक्वल्स टू s ओवर आर होता, सही लिखा था मैंने। तो component of sine theta is in the direction of radius, तो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्फीयर टू द सेंटर इज 10.7। ये हमारे पास वो आ रहा है, आर हमें कैलकुलेट करना है। तो इफ दिस इज 10.8, ये एंगल वो है, हमें आर कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बन रहा है, 10.8, तो 10.8 इंटू साइन ऑफ 27 लग जाएगा, तो आर निकल आएगा। देखो 4.9 ही आ रहा है, हमने ये ट्रायंगल ले ली ना ऑल्टरनेट हम्म। एंगल्स के हिसाब से। हाँ जी, हाँ ये जी। 90 का एंगल बन रहा है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरे पास 10.8 बन रहा था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज ये लेंथ वही है। इज इट गिविंग 4.9? इट इज हाँ गिविंग जी। 4.9, क्योंकि हमने ये भी सेंटीमीटर में यूज किया था, मैंने यूनिट्स कन्वर्ट नहीं किए थे। अच्छा अब हमें पता है कि वेट और टी कॉज ऑफ थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो वो डब्ल्यू ओवर कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू एम जी है, और मास उसने हमें कितना दिया हुआ है, 0.29। 2.2। तो 0.29 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 27, इट्स गिविंग मी 3.2। यस, थ्री राउंडिंग पॉइंट ऑफ हो रही है ऑब्वियसली। एंड f इज इक्वल्स टू के एक्स फाइंड आउट करना है, k इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स हो जाएगा। f की वैल्यू हमारे पास हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि टेंशन और वेट को पहले माइनस करना है हमें। तो 3.2 माइनस इंटू 0.29 इंटू 9.8, क्योंकि टेंशन माइनस डब्ल्यू है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारे पास। तो पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे,
What is this giving to us? 28.552. Sorry, 28.52. 3.2 माइनस 0.29 इंटू 9.828 दे रहा है। 3.2 minus 0.29 0.2. इंटू 9.8। हाँ 29.4. क्या कर रही हो लड़की? 0.29 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज गिविंग मी 2.8। तुम क्या 28 मतलब? बोली जा रही हो। 3.2 minus 0.2 into 9.8. हाँ तो ये देखो, तुमने अभी मैंने अभी यही तुम्हारे, यू कुड सी द कैलकुलेटर ऑन द स्क्रीन ना। कहाँ? नहीं तो। अच्छा, लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन। 0.29 मल्टीप्लाई अच्छा, बाय मैं उसका वो नहीं, मैं इसको 9.8 वो इज उससे मल्टीप्लाई 2.8। कर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3.2, इट्स गिविंग मी 32 लिख दिया, 2.9 आ जाएगा, नहीं 0.29 आ जाएगा। 2.84 माइनस 3.2 इज गिविंग 0.36। ठीक है। अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 0.36 डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। एक्सटेंशन उसमें हमें कितनी दी हुई है? 8.5 और 10.8। So 10.8 minus 8.5. This is giving me 0.15 newtons per जीरो centimeter. पॉइंट सिक्सटीन वो वैल्यूज थोड़ी थोड़ी मैंने काटी नहीं है ना, जब हमने एक्चुअल फॉर्मूला में लिखना है मैंने तो पूरी पूरी वैल्यूज ही लिखी है ना, तो 0.15 आएगा आउट ऑफ। मतलब मैंने राउंड ऑफ वो पूरी पूरी वैल्यूज, हमने जब आंसर्स निकालने होते हैं तो हम एक्चुअल वैल्यूज को यूज करते हैं, राउंडेड ऑफ वैल्यूज को यूज नहीं करते। ये भी आपने याद रखना है हमेशा। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द साइन कंपोनेंट से प्रोवाइड हो रहा था, हाँ जी। डिवाइडेड बाय एम। एफ इजिकल्स टू एम ए का फॉर्मूला यूज किया, एफ का साइन कंपोनेंट उसमें एक्टिव था। टी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है, सॉरी क्या निकली थी? 3.2 थी ना? हाँ जी, हाँ जी, 3.2. 3.2 साइन ऑफ 27 डिवाइडेड बाय मास 0.29। दिस इज गिविंग मी 5 meters per second। एंड देन हमें पीरियड फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है, वेयर ओमेगा जो है वो 2 पाई बाय टी के इक्वल होता है। लेट्स पुट दैट हियर। सो ए वुड बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी वुड हैव टी इज इक्वल्स टू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर ओवर ए का होल अंडर रूट। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हमने निकाली थी ऊपर रेडियस की? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 4.9 सेंटीमीटर। तो ये 0.049 बन जाएगा इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? 5। 0.62 सेकेंड्स। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने बोला हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या होता है? That जी एम gravitational force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance ऑफ between them. So Fg is equal to जी Gmm एम एम over एम ओवर आर r स्क्वायर. square। अभी हमें साफ पता चल रहा है, ये वो वाला अभी अभी फॉर्मूला हम लोगों ने जो किया था, इसमें आएगा mv² ओवर r इज इक्वल टू Gmm ओवर r स्क्वायर। ठीक है। आर जो है mv² ओवर आर, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं, नहीं, एम ये आर नहीं ओमेगा लगाना स्क्वायर, हमें एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टी पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एम
आर क्यूब इज इक्वल्स एम आर क्यूब इंटू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसको। जी एम एम। एम हाँ। एम से कैंसिल आउट हो गया, ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और आर क्यूब, क्योंकि इस आर ये आर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आर क्यूब। इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसने हमें हाइट कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। हाइट के लिए बस वो फॉर्मूला ही नहीं लगाएंगे। इसमें एच आर, आर को ही फिर आर लगा, कंसिडर करेंगे। आर को हाइट कंसिडर करेंगे ना। आर को ही हार्ड कंसिडर करेंगे। उसने हमें मास दिया हुआ है, उसने रेडियस दिया हुआ है। जियोस्टेशन यूज एक्सप्रेशन बी टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस। इट हैज ऑलरेडी गिवन अस द वैल्यू ऑफ वो। अच्छा, फिर शायद कुछ माइनस करना होगा। आर में से माइनस करना बिकॉज होगा ना, फिर वो तो। टोटल जो रेडियस होता है जियोस्टेशन सैटेलाइट का वो आर प्लस एच होता है, तो हम एच को फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम अबव द अर्थ सरफेस जाते हैं तो वो हाइट उसमें ऐड होती है। ठीक है। हाँ जी। अर्थ के रेडियस में वो वैल्यू जो है ऐड होती है। अब हम अगर हाइट पे जाते हैं तो अभी फिलहाल हम इसकी वैल्यू को यूज करेंगे, यहाँ पे एंड पे जाके यूज करेंगे, पहले हम आर निकाल लेंगे। तो R is equals to 6.67 into 10 raised power minus 11 into mass of the earth, which is 6 into 10 raised power 24 into T, which is 24 into 60 into 60, because geostationary satellite अपना ऑर्बिट 1 डे में कंप्लीट करती है। तो ये जी एम और टी स्केयर की वैल्यू पुट हो गई, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर का होल क्यूब रूट। This is giving me 4.22 इंटू 10 to the power 7 मीटर्स। अब इसको हम उसमें से माइनस कर देंगे जो उसने हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है। 6 into 10 to the power, and the Earth may be considered to be uniform sphere of mass this and radius 6400 किलोमीटर होता है ना, तो उसमें 6.37 एग्जैक्ट वैल्यूज लिखे हुए हैं। तो उसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.22 into 10 to the power 7 minus 6.37 into 10 to the power 6। तो ये आंसर आ रहा है 3.6 into 10 to the power 7 meters। Are you getting the same answer? एक मिनट। हाँ जी। देन उसने हमें एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करने को बोला है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है। टी हमने अभी भी कैलकुलेट, टी तो हमें पता ही है क्या था। तो 2 पाई ओवर 24 into 60 into 60, दिस इज गिविंग मी 7.3 इंटू 10 to the power -5, और यूनिट्स हैं रेडियंस पर सेकेंड। फिर उसने कहा डिस्पाइट हैविंग द ऑर्बिटल पीरियड, द ऑर्बिट ऑफ दिस सैटेलाइट इज नो it not just suggested two ways in which the orbit of this satellite could be different from the orbit of satellite in C। अब हम लोगों ने कल वैसे ऑर्बिटल रेडियस किया था ना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, वो कितना आ रहा था? 4.23 इंटू समथिंग आ रहा था ना, 10 to the power हाँ ऑफ जी। 7 ही आ रहा था। हाँ जी, 10 to the power 7, 4.23 into 10 to the power 7। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 4.23 इंटू 10 to the power 7 था, तो एक तो वैल्यूज उसमें मैच नहीं कर रही हैं। सो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? Same orbital speed, the orbit of this satellite is not। अच्छा, मेरे पास इक्वेटर्स होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट होता है हमारे पास। अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ का स्पिन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। एवरीथिंग दैट इज नेचुरली ऑर्बिटिंग वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। हम्म। ऑर्बिट डिफरेंट हो सकता है उसने बोला हुआ है। मे बी वो पोल्स पे एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, पहला तो यही आ सकते हैं कि ऑर्बिट इज पोलर, इक्वेटर्स पे ना लाई कर रहा हो, एंड ईस्ट टू वेस्ट हो सकता है। ऑर्बिट इज फ्रॉम ईस्ट टू, पर इसके अलावा हम मैथमेटिकली तो कोई बात नहीं कर सकते, बिकॉज जियोस्फीयर इक्वेटर्स क्या होते हैं, ये, और पोल्स होते हैं ये। तो मे बी पोलैरिटी उसकी कुछ इस तरीके से आ रही हो, और मोशन उसका ईस्ट टू वेस्ट कुछ पोलर डायरेक्शन में जा रहा हो हमारे पास। इस वजह से ऑर्बिट उसका रिजल्ट्स वो सेम नहीं आ रहे। सही। ये ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा उसने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, आई गेस ये रिपीट गलती से उसमें ऐड अप हो गया। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया हुआ है। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a point mass placed at that point। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हमें वही शो कर रही होती हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द ग्रेविटेशन फील्ड लाइन व्हाई द ग्रेविटेशन फील्ड लाइन इन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर स्मॉल चेंजेस इन द अर्थ। क्योंकि उसका फॉर स्मॉल चेंजेस इन हाइट इट इज negligible compared to the radius of the earth। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो अगर हम स्मॉल चेंजेस इन हाइट लेके भी आते हैं तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो द फील्ड लाइंस वुड रिमेन पैरेलल। ये तो आपको पता है ना कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, दे आर ऑलवेज हाँ जी, हाँ जी। पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज पैरेलल इफ टू दे ईच वुड अदर। क्रॉस इट वुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। ओके, देन वी हैव the magnitude of gravitational force determine the expression y in terms of m and r, identify the magnitude of the gravitation field। तो वो होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जी एम that is ओवर equal आर to स्क्वायर। g तो m उसने कहा square उसको इन टर्म्स ऑफ वाई करें, तो जी की जगह पे जस्ट क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर y देंगे, equal जी to। एम ओवर आर स्क्वायर, और कुछ भी नहीं है। Explain that the surface of G always has the opposite direction because it is always, G is always attractive. So it would act towards the center of the sphere and would be opposite to displacement। Okay? फिर उसने बोला है कि हम्म। हमें कर्व कंप्लीट करना है इसके अंदर। Complete for figure the variation of g with x for value of x up to minus positive 3r। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से।
ये यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इट वुड 3 आर तक जाना है ना हमने। हम्म आई गेस फिर यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से। बल्कि सॉरी, आप यहाँ से आएगा। उल्टी साइड से नहीं जाएंगे? हाँ, यहाँ से आएगा R एंड -y, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। -r और y से स्टार्ट होना है। g की वैल्यू में माइनस ही रहना है। आई गेस ऐसा ऊपर एक ग्राफ मैंने बना हुआ देखा भी है। It was mentioned, if I'm not wrong, the oscillations का था। नहीं, आई हैव सीन इट समवेयर। y/x²। हाँ, तो अगर कीपिंग इस इक्वेशन को हम y और x एक्सिस में लेके जाते हैं और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रखते हैं, ग्रेडियंट y/x होता है, y इज g और x इज r स्क्वायर। ठीक है, और इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास r 1/r² की फॉर्म में आ रहा है। हम्म। ठीक है, तो आपको याद होगा P एंड V का हमने ग्राफ बनाया था। अगर P एंड V में बनाते हैं तो वो कर्व्ड आता है, P एंड 1/r में बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। विच मीन्स वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे पास ग्राफ में क्या आना है, कर्व्ड आना है ऑन करेक्ट। ईदर साइड टचिंग द, बल्कि मैं थोड़ा डार्क कलर यूज कर लूँ यहाँ से and यहाँ से, उसमें कोऑर्डिनेट्स वही बनेंगे जो हमने डिस्कस किए। चलो, हमने बस इसके अंदर वो पुट कर दिया। अब अगर हम उसके अंदर वो जो है y की वैल्यू 1 पुट कर दें, या y की वैल्यू को हम लोगों ने वो मतलब इनवर्स रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1/r के हिसाब से, क्योंकि y हमारे पास अगर यहाँ पे +1 है तो उसके हिसाब से हमारे पास r की वैल्यू क्या बन रही है, -r। तो y को अगर हम +5 कर दें तो फिर जो वैल्यू बनेगी उसको हम पुट कर देंगे, और इस तरह कोऑर्डिनेट्स बनाते रहेंगे तो हमारे पास एक्सेस ऑपोजिट ही रहेंगे हमारे पास, उस लिहाज से।